हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, इन लोग के द्वारा एक निकाला गया है। जिसमें इसमें क्या किया गया है कि सब्जेक्ट वाइज भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो कि हर टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो देखते हुए दिया गया है। तो आज हम आपको फिजिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या बिहार पुलिस हो, या बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई हो, या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं जहां फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए यह लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इससे जो पॉइंट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया गया है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। भौतिक राशि और मापन फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है उसी से शुरुआत करेंगे। तो अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का भौतिक राशि और मापन से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया, इसमें दिया गया कि पदार्थ की मात्रा को मूल राशि के रूप में मोल अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा 1971 में स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा जो मूल राशि होता है, मूल राशि जिसे मोल कहा जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो यह जो स्वीकार किया गया था 1971 में स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया कि सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक बार पुलिस में भी पूछा गया था कि ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस मात्रक जो होता है उसका अर्घ होता है। आगे देख लेते हैं, यांत्रिक चैप्टर से देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया गया कि यदि दूसरी समय ग्राफ एक सरल रेखा में हो, याद रखिए क्या दिया गया, तो यदि दूरी समय ग्राफ अगर एक सरल रेखा में हो तो कण एक समान चाल से गतिमान है, और यदि विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा में हो तो इसका जो होता है कण एक समान वेग से गतिमान होगा। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, यह दूरी समय ग्राफ यहाँ दिया गया है और यहाँ विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है। तो अगर दूरी समय ग्राफ दिया रहे तो उसमें जो हो जाएगा एक सरल रेखा में कण एक समान चाल से गतिमान करेगा। वही जब विस्थापन समय ग्राफ जब होगा तो सरल रेखा में क्या होगा, तो एक समान वेग से गतिमान करेगा। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट दिया गया है, किसी पिंड की गति और आसपास के माध्यम से ध्वनि की गति का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। याद रखिएगा, किसी पिंड की गति और आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात जो होता है उसे मैक संख्या कहते हैं, जो कि 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है, जो कि त्रिगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक में व्यक्त करते हैं। याद रखिए किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मैक संख्या में उसको व्यक्त किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर होता है, क्योंकि दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। याद रखिएगा वृत्तीय गति का चाल क्या होता है, तो अचर होता है, और वेग क्या होता है, तो उसका चर होता है। यह क्यों होता है, क्योंकि दिशा जो होता है, अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी जो दिशा होती है वो उसकी जो बदल जाता है। इसके कारण क्या होता है, तो दिशा प्रत्येक बिंदु पे बदलने के कारण उसका गति जो होता है चर हो जाता है, और वेग जो होता है सॉरी इसका चाल जो होता है वो अचर हो जाता है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेग क्या होता है, तो वेग जो होता है चर होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है अपकेंद्रीय बल को आभासी बल भी कहा जाता है। याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल को क्या कहा जाता है, तो आभासी बल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है। वही द्वितीय नियम से क्या होता है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसका याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी बल यदि शून्य हो तो बल संतुलित बैलेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जब यदि वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों के परिणामी बल यदि शून्य हो जाता है तो उसे बल संतुलित बैलेंस्ड कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि घर्षण बल हमेशा किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है तथा उनके संपर्क क्षेत्रफल और सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मोटर कार में शीतलन यंत्र रेडिएटर केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, मोटर कार में जो शीतलन या रेडिएटर के रूप में जो कार्य करता है वो केवल संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करता है।
आगे देख लेते हैं स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक। याद रखिएगा स्थैतिक घर्षण जो होता है उसका सबसे मान अधिक होता है, वही लेटनिक घर्षण का मान जो होता है सबसे कम होता है। आगे देख लेते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल ही इसकी भार कहलाता है। याद रखिए किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल क्या कहता है, तो इसके भार कहलाता है। आगे देख लेते हैं द्रव्यमान मास जो होता है सदैव नियत रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। क्या होता है इसमें, तो द्रव्यमान जो होता है सदैव नियत होता है, फिक्स होता है, जबकि भार जो होता है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, जिसके कारण यह परिवर्तन होता रहता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर ध्रुवों पर वस्तु का भार क्या होता है, यह अधिक होता है, वही विषुवत रेखा पर क्या होता है, तो सबसे कम होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी तल से अति निकट h = 0 चक्कर लगा रहे उपग्रहों का कक्षीय वेग लगभग 8 मीटर पर सेकेंड और परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट होता है। याद रखिएगा पृथ्वी तल से अति निकट h अगर 0 दिया गया है तो चक्कर लगा रहा है, तो उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है लगभग 8 मीटर पर सेकेंड होता है, वही परिक्रमण काल क्या होता है, तो लगभग 84 मिनट लगता है। आगे देख लेते हैं तुल्यकालिक उपग्रह या भू-स्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल जैसे यहाँ दिया गया आगे कि 24 घंटा अगर हो तो के बराबर होता है, तथा इसे पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित किया जाता है। आगे देख लेते हैं ध्रुवों पर पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होता है, तो पृथ्वी का कोणीय वेग ध्रुवों पर 0 होता है। वही क्वेश्चन अगला दिया गया कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग जो होता है उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ दिया गया है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो यह होता है वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो इसका निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। याद रखिए क्या होता है, तो इसमें वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो इसका निकाय कुल संवेग संरक्षित रहता है। फिर आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट दिया गया कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम घनात्मक होता है। याद रखिएगा क्या होता है, तो अगर विस्थापन बल दिशा में होता है, याद रखिएगा जब जब विस्थापन बल जो होता है विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य की परिणाम क्या होता है, घनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। वही जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। एवं यदि वस्तु का विस्थापन 0 होता है तो बल द्वारा इस वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है 0 होता है। याद रखिएगा इसमें 3 पॉइंट दिया गया, तीनों बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट दिया गया कि इस्पात जैसे तांबा, पीतल, एल्युमिनियम से अधिक प्रतिष्ठा होता है, जबकि इसी के कारण से अधिक काम ली जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों के इस्पात की अधिक वरीयता दी जाती है। याद रखिएगा ये तांबा हुआ, पीतल हुआ और एल्युमिनियम जो होता है ये अधिक प्रत्यवस्था होता है, इसमें सबसे अधिक प्रत्यवस्था पाया जाता है, जिसके कारण अधिक काम ली जाने वाली मशीनों की संरचनात्मक डिजाइन जो होता है इसी इस्पात से किया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि अपरूपण गुणांक की एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका एसआई इकाई जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या उसी को पीए कहा जाता है, जो कि ठोसों की अपेक्षा तरलों की अपरूपक प्रतिबल लगभग 10 लाख भाग में होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया किसी पदार्थ के रेखीय प्रसारण गुणांक, क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक और आयतन प्रसारण गुणांक क्रमशः 1 होता है, जो कि इसमें क्या होता है, तो रेखीय प्रसारण गुणांक कितना होता है, तो 1 होता है। वही क्षेत्रीय प्रसारण गुणांक कितना होता है, 2 होता है। वही आयतन प्रसारण गुणांक कितना होता है, तो 3 होता है। याद रखिएगा 1 2:3 के अनुपात में ये होता है। तो यहाँ दिया भी गया अल्फा, बीटा और गामा से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसका अनुपात क्या होता है, तो 1:2:3 होता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि यदि किसी द्रव का प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम हो तो द्रव का प्रवाह रेखीय होता है। याद रखिएगा क्या दिया गया है, तो यदि किसी द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम हो तो द्रव का प्रवाह धारा जो होता है रेखीय होता है। वही निश्चित वेग को द्रव का केंद्रिक वेग कहते हैं। यदि द्रव का वेग केंद्रिक वेग से अधिक हो जाता है तो द्रव का प्रवाह अनियमित हो जाता है, जिसे
विक्षुब्ध प्रवाह कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, द्रव की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है। याद रखिएगा, द्रव की श्यानता जो होता है, तो अगर ताप बढ़ा दिया जाता है तो वो घट जाता है, जबकि वही गैसों की श्यानता जो होता है, जब ताप बढ़ाता है तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। द्रव की जो श्यानता वेस्कोसिटी जो होता है, वो जब अगर ताप बढ़ाया जाता है तो वो घटती है, वही गैस जब होता है तो उसकी श्यानता वेस्कोसिटी जब बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डेनियल बर्नली को गतिकीर्ण भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि गणितीय भौतिकी का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है डेनियल बर्नौली को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, पॉइंट दिया गया कि जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब ऊर्जा P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा PV²/2 तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा PGH का योग अचर होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, बाहर के वायुमंडलीय दाब पे क्या होता है, यह जो होता है अधिक होता है। आगे देख लेते हैं, जो अगला हम लोग का टॉपिक दिया गया ऊष्मा और ऊष्मा गति के बारे में दिया गया है। इसका पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया कि यदि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है, जब क्या होगा कि एक बीकर में पानी पर बर्फ जब तैर रहा है तो बर्फ जो होगा पूर्णतः पिघल जाएगी और बीकर में पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, अगर किसी बीकर में पानी रखा गया, उसमें बर्फ अगर तैर रहा है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो उसमें पानी जो होता है, वो उसका तल जो होता है अपरिवर्तित रहता है, वो परिवर्तन कोई उसमें नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, द्रवों में पारा ऊष्मा की बहुत अच्छा चालक है। याद रखिएगा, द्रव में पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। आगे देख लेते हैं, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी स्टीफन का नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी जो होता है, यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। आगे देख लेते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। याद रखिएगा, ऊष्मागति जो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम जो है, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। वही अगला पॉइंट दिया है कि एक सांवली त्वचा के व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमणपाती होता है। वही अगला दिया गया कि रुद्रोस बिचुम्कम, जो कि एडियोबैटिक डाईमैग्नेटिजाइजेशन सिद्धांत जो है, इसका प्रयोग एक न्यूनतम तापमान पैदा किया जाता है। फिर अगला दिया गया कि थर्मोकपल जो तापीय युग्म जो होता है, वह तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि सैद्धांतिक रूप से किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। याद रखिएगा, परम ताप कितना कम नहीं है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम संभव नहीं है। वही इसे परम शून्य ताप कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, तो उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। वही केल्विन पैमाने पर इसे 0 केल्विन की प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, केल्विन पैमाने पर इसे कितने में प्रदर्शित किया जाता है, 0 केल्विन प्रदर्शित किया जाता है। आगे देख लेते हैं, ध्वनि के बारे में दिया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे इस पे पहला पॉइंट दिया गया कि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो इसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद केवल ध्वनि गुणांक के कारण किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर सितार और बांसुरी दोनों एक साथ बजाया जाएगा एक ही समय एक ही धुन पर, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वर जो बजाए जाने पर उसमें जो उत्पन्न ध्वनि हो जाएगा, उसका भेद क्या हो जाएगा, तो उसका भेद जो हो जाएगा ध्वनि गुणांक के कारण होगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि वायु में ध्वनि का वेग ताप घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। याद रखिएगा, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो ताप जब घटाते हैं तो घटता है और बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक ध्वनि की बहु परिवर्तन द्वारा पहुंचता है। आगे देख लेते हैं, जो कि पॉइंट दिया गया है, प्रकाशिकी से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो दिया गया कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो अनंत होता है।
फिर अगला पॉइंट दिया गया है, जो कि बहुत बार ये पॉइंट पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, दिया गया है कि यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री कोण पर झुके हो तो इनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या की गणना निम्न प्रकार होती है। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं कैसे होती है। पहला दिया गया 360 बटा में थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बटा में 360 बटा में थीटा माइनस 1 होगा। फिर वही जैसे इसमें दिया गया है, इसका एग्जाम्पल जैसे 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री पर झुका जो जो दो समतल रखा गया है, तो दो समतल दर्पणों के बीच जो हो जाएगा 360 बटा में 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि इसमें से -1 करने पे तो 6 - 1 हो जाएगा, तो 5 प्रतिबिंब उसमें बनेगा। फिर अगला देख लेते हैं, जो अगला क्या कंडीशन होता है। तो इसमें होता है अगर 360 डिग्री बटा में अगर थीटा एक विषम संख्या हो, थीटा अगर एक विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगा n बटा में 360 बटा में थीटा हो जाएगा, यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो। फिर देख लेते हैं, जैसे यहाँ दिया गया, इसका एग्जाम्पल दिया गया कि अगर 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण अगर के बीच निकालना हो तो 360 बटा में 40 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसमें 9 प्रतिबिंब बनने की संभावना रहेगी, बनेगी ही। अगला देख लेते हैं, फिर दिया गया तीसरा कंडीशन क्या होता है। यदि 360 डिग्री बटा में थीटा एक भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या इसके पूर्णांक के बराबर होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दिया गया कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो यह प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत बनता है। फिर अगला देख लेते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण तथा अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अपसारित दर्पण क्या होता है या अभिसारित दर्पण क्या होता है। तो अपसारित जो होता है या उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण कहा जाता है तथा अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है। वही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र में मापी जाती है। याद रखिएगा, सभी दूरियां जो है लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु ओरिजिन माना जाता है। आगे देख लेते हैं, आवर्धक ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्धक ग्लास जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो किसका बना होता है, तो यह जो बना होता है उत्तल लेंस का बना होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था या ज्ञात किया था, तो यह जो किए थे वो सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक जो थे ये पहले ज्ञात किए थे। फिर अगला दिया, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है और कैंथरिंग कोण जो होता है 24.4 डिग्री होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हम ज्यों-ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, विरल माध्यम में अपरिवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। वही क्या होता है, तो अर्थात अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण का कैंत्रिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है, तो कैंत्रिक कोण कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि पॉइंट दिया गया कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। याद रखिएगा, जो पानी में हवा का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। याद रखिएगा, लाल रंग हुआ, हरा रंग हुआ और नीला रंग हुआ, इसे प्राथमिक रंग कहा जाता है। वही पीला, मेजेंटा और पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि लैड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन इसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, अर्थात जिस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो यह जो करता है आइरिस नियंत्रित करता है। फिर आगे देख लेते हैं, आंख की रेटिना की तुलना परंपरागत कैमरे की फिल्म से किया जाता है। याद रखिएगा, आंख की रेटिना की तुलना जो होता है परंपरागत कैमरे की फिल्म से किया जाता है। फिर अगला देख लेते हैं, दिया है कि रेटिना के शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं पे हमें रंग का आभास होता है। याद रखिएगा, रंग का आभास कैसे होता है, तो रेटिना के शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है और इन्हीं में से हमें रंग का आभास होता है।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि रेटिना के छड़ के आकार की कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप प्रतिक्रिया करती है। ये धुंधले प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए अंधेरे में भी हम किसी वस्तु का अनुमान लगा पाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अनुदैर्ध्य तरंग, जो कि ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है, वही ध्रुवण की घटना नहीं होती है। इसमें क्या होता है फिर उसके बाद, जबकि अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होती है और प्रकाश कैसी तरंग होती है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होती है। फिर अगला दिया गया कि सिनेमा घरों में पोलराइड के चश्मे पहनकर 3 विमान में 3D वाले चित्रों को देखा जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि 3D फिगर देखने के लिए कौन सा चश्मा प्रयोग किया जाता है, यह पोलराइड चश्मा का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश की किसी अवरोधक छोटा अवरोधक के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। फिर अगला दिया गया, डच भौतिकी शास्त्री हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी दिया था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि वेव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो यह जो दिया गया था हाइजेन के द्वारा दिया गया था। जो कि वही प्रकाश का विद्युतीकरण का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, यह जो दिया गया था थॉमस यंग के द्वारा दिया गया था। फिर आगे देख लेते हैं जो अगला टॉपिक दिया गया है कि विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में। इसके क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका पहला दिया गया, विद्युत चुंबकीय बलों की मापन कूलॉम के नियम के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय बलों का मापन जो है कूलॉम के नियम के आधार पर किया जाता है। वही नाइक्रोम का प्रतिरोध टंगस्टन से ज्यादा होता है। याद रखिएगा नाइक्रोम का प्रतिरोध जो होता है टंगस्टन से ज्यादा होता है, परंतु टंगस्टन का गलनांक जो होता है नाइक्रोम से अधिक होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जिस धातु का परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड प्लस कहा जाता है। उसे याद रखिएगा, विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड कहा जाता है। वही जिस धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड कहा जाता है। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। फिर अगला दिया गया, ट्रांसफार्मर की क्षमता वोल्ट एम्पियर में नापा जाता है। बताना है आपको, क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, पूछ भी दिया गया और पूछेगा भी आगे कि ट्रांसफार्मर की क्षमता किसमें मापा जाता है, तो यह जो मापा जाता है वोल्ट एम्पियर में नापा जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि स्विच तथा फ्यूज हमेशा विभिन्न स्विच तथा फ्यूज हमेशा विधुन्य तार लाइव वायर में बनाया जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा स्विच और फ्यूज हमेशा कैसे बना होता है, तो विधुन्य अवतार या लाइव वायर में लगाया जाता है। आगे देख लेते हैं आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक से देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, तो दिया गया कि परमाणु के नाभिकीय में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। याद रखिएगा पीएन पाया जाता है। फिर आगे दिया गया परमाणु के नाभिक का आकार जो होता है कितना होता है, तो इसका आकार जो होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। वही ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हबल ने दिया था। याद रखिएगा ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था, तो यह प्रमाण जो था सर्वप्रथम एडविन हबल द्वारा दिया गया था। फिर आगे दिया गया तारों और आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए इंटरफेरोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, स्लीन विकिरण के कारण मेघाच्छित रातें स्वच्छ रातें की तुलना में अधिक गर्म होता है। फिर अगला दिया गया कि प्रकाश की विद्युत प्रभाव तथा कंपंटन प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत पर किया गया था। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कास्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कास्मिक किरणें जो होती है वो कैसी होती है, तो यह आवेशित होती है तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती हैं। फिर अगला दिया गया हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा गॉड पार्टिकल्स किसे कहा जाता है, तो यह हिग्स बोसन को कहा जाता है। फिर आगे दिया गया है पॉइंट दिया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। फिर आगे दिया गया जब उत्सर्जन पृष्ठ पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है और विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। इस नियत न्यूनतम आकृति को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है देहाती आवृत्ति, उसे
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि फोटोन की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, फोटोन की ऊर्जा जो होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि फोटोन विद्युत उदासीन होता है और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि द ब्रोगली डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, तो यह जो होता है गामा इक्वल टू एच बटा में पी इक्वल टू एच बटा में एम भी हो जाता है, जो कि यहाँ गामा क्या होता है तो दे ब्रेगली तरंगदैर्घ्य होता है, तथा एम क्या होता है तो कण का द्रव्यमान होता है, भी क्या होता है तो चाल होता है। फिर एच क्या होता है तो प्लॉन्क प्लांक नियतांक होता है, जो कि इसका वैल्यू कितना होता है तो इसका वैल्यू जो होता है 6.64 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। याद रखिएगा, इसका वैल्यू बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये वैल्यू आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, उच्च गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए उसमें भारी जल का D2O का प्रयोग करते हैं, तथा ग्रेफाइट का एवं बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग आवर्धन मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर आगे दिया गया कि नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा को अवशेषित करने हेतु ठंडा जल, भारी जल, द्रवित सोडियम आदि को शीतलक कूलेंट की तरह प्रयोग में लाया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि कैडमियम जो होता है, कैडमियम और बोरोन जो होता है निर्मित छड़, इससे अगर कैडमियम और बोरोन से निर्मित जो छड़ होता है उससे न्यूट्रॉन अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण इसका प्रयोग नियंत्रण क्षण कंट्रोलर रॉड के तरह करते हैं। फिर अगला दिया गया है, माइक्रोवेव ओवन और मोबाइल फोन और वाईफाई से सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे दिया गया कि अल्फा कण जो होता है धनात्मक होता है, बीटा कण जो होता है ऋणात्मक होता है, और गामा कण जो होता है वो क्या होता है तो आवेशहीन होता है। याद रखिएगा इसमें कि अल्फा कण क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, वही बीटा कण जो होता है वो निगेटिव होता है, और जो गामा कण होता है वह क्या होता है तो आवेशहीन होता है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, दिया गया एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में दिया गया कि ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, जबकि शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है और इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। फिर आगे देख लेते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होता है तो यह जो होता है ऐसे बाह्य अर्धचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह कोटोरा होल की गति के कारण होता है। शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में त्रिसंयोजिक अपद्रव जैसे एल्युमिनियम मिलाने से इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि पॉइंट दिया गया कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है परंतु चालक की चालकता घटती है। याद रखिए क्या होता है इसमें, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, वही इसकी चालक की चालकता घट जाती है। फिर आगे देख लेते हैं, इसी में पॉइंट दिया गया कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज आइंस्टीन ने किया तथा इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए दिया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह जो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, जो कि इन्हीं को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन किसके लिए दिया गया था, यह जो दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इन्हें दिया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि पॉइंट अब विविध से दिया गया है, तो देख लेते हैं विविध में क्या क्या पॉइंट दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जे.सी. बोस ने किया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यह जो किया गया था जे.सी. बोस द्वारा किया गया था। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि मोबाइल में सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोबाइल में जो बैटरी का प्रयोग किया जाता है वह किसका बना होता है, तो यह जो बना होता है लिथियम आयन बैटरी होता है। फिर आगे देख लेते हैं, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा और ताप के मापन में बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा मापन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है बोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, किसी वस्तु के त्रिविमानी 3 डायमेंशनल छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्स्थापित करने की तकनीकी को होलोग्राफी कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, एक बैरल में कुल कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में कुल 159 लीटर होते हैं। फिर आगे अगला पॉइंट दिया गया कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन पूछ देगा घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य क्या होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है,
वही फाउंटेन पेन कोशिकत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि फाउंटेन पेन किस पर काम करता है, यह जो होता है कोशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आगे देख लेते हैं, वायुयान और मोटर की गति टेकियोमीटर द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि वायुयान या मोटर की गति जो होता है वह किस पे नापा जाता है, तो ट्रैकियोमीटर द्वारा नापा जाता है। फिर कृत्रिम मौसम उत्पादन करने के लिए साइट्रोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। याद रखें, कृत्रिम मौसम उत्पादन करने के लिए साइट्रोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन अगला दिया गया पॉइंट कि गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या स्फेरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या निकालना होता है वो किससे निकालना होता है, तो यह जो होता है स्फेरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने वाले उपकरण हाइड्रोफोन होता है। याद रखिएगा, पानी के अंदर ध्वनि तरंग की गणना करने वाले उपकरण कौन सा होता है, तो यह जो होता है हाइड्रोफोन होता है। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके अपना जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पे हम वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।